Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture 32nd, the last lecture on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 32 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. So last lecture में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बात की थी, वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से रिलेटेड ही है. ओके तो आज हम अपना बेसिकली कोर्स क्लोज कर रहे हैं, लेक्चर्स क्लोज कर रहे हैं. तो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम के बारे में बताना है थोड़ा सा, ये ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम के ऊपर कैसे हम काम करेंगे और कैसे वर्क करता है. सिंपलेक्स मेथड का एक वर्जन है जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं, तो उसकी हमने बात करनी है जितना हम कर सकें और फिर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना है पूरे कोर्स का. अगर वो हमारे पास जितना ही टाइम हुआ, जितना मैनेज हो सका, वो उतना हम इंशाल्लाह करेंगे. तो हम जल्दी से इसको कवर करते हैं जितना एक हमारा पोर्शन है और फिर इंशाल्लाह कोर्स को रिवाइज करते हैं. क्या किया कोर्स में, कहाँ तक पहुँचे, क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मोटिवेशंस थी, इससे आगे कहाँ जा सकते हैं, इससे आगे क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप इसके साथ. तो इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की हमने बात की थी. एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने देखा था, उसको सॉल्व भी किया था, उसके सोल्यूशन को दोबारा देखते हैं जल्दी से. उस सोल्यूशन जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है उसका ओवरव्यू करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की बात करते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व किया था उसमें हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड किया था. कैसे फाइंड किया था? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया था और उससे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आया था वो खुद ही ऑप्टिमल था. तो सोल्यूशन अगर खुद ही ऑप्टिमल हो तो फिर उसके ऊपर कोई और आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती. तो फिर उसके बाद उसी को हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं. लेकिन ये बहुत कम होता है कि जो इनिशियल सोल्यूशन आप फाइंड करते हैं वो खुद ही ऑप्टिमल हो. ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन हमें बहुत कम मिलता है. तो ऐसे केसेस में फिर हमें मज़ीद आइट्रेशन उसके ऊपर करनी पड़ेंगी. तो एक तो सिंपल वे यही है ना कि आप इनिशियल सोल्यूशन के लिए आप सिंप्लेक्स टेबल बनाएं और फिर उसके बाद उसके अंदर आइट्रेशन स्टार्ट कर दें जिस तरह सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं. तो हम आपके पास जो रिजल्टिंग जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा. एक हमारे पास और वे है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम कहते हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन इनिशियली काफ़ी लेंथी होता है. लेंथी इस सेंस में होता है कि आपने जो कंप्यूटेशंस करनी होती है बहुत कम है, लेकिन वो कंप्यूटेशन अगर आप स्टेप वाइज करने के लिए जाएंगे तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एल्गोरिदम इसको परफॉर्म करना. लेकिन अगर एक दफ़ा हम मास्टर कर लें तो फिर हमें पता चल जाता है कि टेबल के अंदर ही रहते हुए जो आपका टेबल बना होता है सप्लाई और डिमांड का, उसी में हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कंप्यूटेशंस करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ हैं वो आती जाती हैं. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जिसकी हमने बात करनी है ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की. राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ये होता है ना, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि आपके पास अगर m सोर्सेज हों एंड डेस्टिनेशंस हों तो सप्लाई और डिमांड के लिए आपने AI हर सोर्स के ऊपर सप्लाई की जो कैपेसिटी है और डेस्टिनेशन के ऊपर जो आपके पास कैपेसिटी है BJ वो भी आपको पता है. ठीक है, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था काफ़ी डिटेल में, तो ये इसको मैं स्किप करता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो आपके पास बनता है, आपके पास मॉडल बनता है वो भी आपने देखा हुआ है. तो इसमें भी आप आई एम श्योर कोई आपके पास एम्बिग्युइटी नहीं हो. ये एग्जांपल हम कर रहे थे. ठीक है, इस एग्जांपल की हमने बात की थी और इस एग्जांपल को हमने काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया था. इसमें जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने देख ली हैं कि अगर लिंक्स अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या करेंगे. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आप नहीं जा सकते तो फिर उस केस में क्या करेंगे. उस केस में आप एक जो डमी लिंक है, इमेजिनरी लिंक है, वो बना देंगे और उसकी कॉस्ट आप बहुत ज़्यादा कर देंगे ताकि उस रूट के अलॉन्ग आप जाएं नहीं, लेकिन वो रूट आपका कंप्लीट हो जाए, सब रूट्स आपके पास अवेलेबल हों. बैलेंस होना चाहिए मॉडल. बैलेंस होने का मॉडल का ये मतलब है कि जितनी सप्लाई उतनी डिमांड होनी चाहिए. अगर सप्लाई और डिमांड में फ़र्क हो तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं. तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर सप्लाई और डिमांड में जो फ़र्क है उसके लिए हम एक डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन क्रिएट कर देते हैं.
तो जो कम है, अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड के लिए आप एक डमी डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप सप्लाई के लिए एक डमी सोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आप बैलेंस कर सकते हैं। और इसकी मैंने एग्जांपल भी दिया थी आपको कि मॉडल को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर की ही चीज़ें, लेकिन हम दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास n वर्कर्स होते हैं और n जॉब्स होती हैं, आपने एक वर्कर को एक जॉब असाइन करनी है। कैसे करेंगे कि आपका हर वर्कर जो है चार्ज करेगा आपको डिफरेंट जॉब करने के लिए, लेकिन आपने बेस्ट पॉसिबल वे में जॉब्स असाइन करनी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो जॉब असाइनमेंट पे जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की बात करना हमने स्टार्ट की थी। ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम क्या था, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, उसमें आपके पास इस तरह का होता है ना हमेशा, ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट्स होती हैं, सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स हैं, डिमांड की कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो मॉडल है ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये पहली हमारी अजम्पशन होती है। और इसके अंदर m+n लीनियर इक्वेशंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और m×n वेरिएबल्स हैं, और इसके जो टोटल बेसिक वेरिएबल्स होंगे वो m+n-1 होंगे हमेशा। ठीक है, जो भी बेसिक सोल्यूशन होगा इसका वो m+n-1 वेरिएबल्स में होगा। ठीक है, ओके, ये हमने फिर इस मॉडल को लिया था, इसकी ये कॉस्ट कांस्टेंट कॉस्ट फंक्शन बना है, इसको z कह दें आप, इसको हमने मिनिमाइज करना है, और ये इसकी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये देखें, ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं सारी की सारी, इसको आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लें। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 कॉन्स्टेंट्स हैं ये सब की सब जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब अगर चाहें तो इसका मैट्रिक्स बना के देखें कि कौन सी रो जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसमें से एक रो इसमें से वैनिश हो जाएगी। तो इसमें टोटल जो हैं वो 4 ऐसी कॉन्स्टेंट्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और उतने ही फिर बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तो 4 आपके पास इस केस में बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जब भी आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने जाते हैं, जब भी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना होता है तो उसके ऊपर आपने क्या करना होता है, आपने पहले एक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आपको चाहिए होता है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के बगैर आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसको आप उसके करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे आप 0 0 0 वैल्यू ले लेते हैं तो वो आपका फिजिबल सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम यूज़ करेंगे, उसके थ्रू आपको एक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन मिल जाएगा। करना ये है कि आपने ये टॉप कॉर्नर में स्टार्ट करना है, जहाँ आप यहाँ पे आप जितनी मैक्सिमम सप्लाई एलोकेट कर सकते हैं उतनी आपने एलोकेट करनी है, और फिर आपने डिमांड को भी माइंड में रखना है। जितनी मैक्सिमम सप्लाई, यहाँ 1000 आप एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि डिमांड 2300 है, तो यहाँ फिर मियामी को कुछ नहीं जाएगा लॉस एंजलिस से। फिर आप सेकेंड सप्लायर पे आ जाएंगे, सेकेंड सप्लायर की मैक्सिमम डिमांड जो इस कॉलम में हो सकती है वो कर दें, वो 1300 हो सकती है, बाकी 200 बचेगी वो मियामी को दे दें। और फिर इस तरह ये यहाँ पे अब डिमांड पूरी होगी डेनवर में, जो बाकी थर्ड सप्लायर की सारी है वो मियामी को दे दें। ठीक है, तो ये आपका एक इनिशियल इससे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो आपका बनेगा वो इस तरह जब भी आप फाइंड करेंगे तो सप्लायर 1 से स्टार्ट करेंगे, उसकी सारी जितनी भी पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल सप्लाई है वो यहाँ साइन करेंगे, बाकी डिमांड ये बची है, ये डिमांड आप सप्लायर 2 से फिल कर देंगे, फिर बाकी जो सप्लाई बची है वो मियामी को दे देंगे, और इसी तरह आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो फाइनल ये बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आएगा क्या, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपको पता है ये आ जाएगा x11, और फिर ये बेसिक वेरिएबल्स है ना, x11 है, x21 है, और इसके अलावा और कौन सा बेसिक वेरिएबल है, x22 है, ये बेसिक वेरिएबल है। इसके अलावा फाइनल बेसिक वेरिएबल कौन सा है, x32। ये 4 आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हैं, चारों बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो इनकी वैल्यूज़ जो इनका इनिशियल सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, x11 1000 होना चाहिए, ठीक है, x21 को 1300 होना चाहिए, x22 को क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए, और फाइनली x32 को होना चाहिए, x32 को 1200 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया
अब ये आपके पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया इसका। तो अब इस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को आपने टेस्ट करना है, ये ऑप्टिमल तो नहीं है। अगर तो यही ऑप्टिमल है तो ठीक है, अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो फिर आपने इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपलेक्स मेथड लगा लें। ये हमने इसमें इस टेबल में इसका इनिशियल डाटा रखा है, कॉन्स्टेंट्स और आपका जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके कोफिशिएंट्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। तो ये आपको पता है कैसे बनना है। इसमें इसको ऑप्टिमल बनाना है। पहले बेसिक वेरिएबल्स ये 4 यहाँ लिख दिए मैंने। इन 4 बेसिक वेरिएबल्स के लिए z की रो में 0 होना चाहिए। z की रो में क्या होना चाहिए? 0। ये 0 होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। x21 कहाँ है? ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, मतलब x22 ये भी 0 होना चाहिए और x32 ये भी 0 होना चाहिए। ये वैल्यूज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज दी थी, होपफुली आपने की होगी। इसके बाद अब x11 जो है ये पिवट कॉलम है, ये एंट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह x21 बेसिक वेरिएबल है तो ये एंट्री पिवट कॉलम है, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप करेंगे बेसिक वेरिएबल्स के लिए तो आपको पता ये चलेगा ये जो सोल्यूशन हमने अभी बनाया ना, यही सोल्यूशन आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये आपके पास टेबल बनेगा ये सारी मैनिपुलेशंस करने के बाद। तो अब आप ये देख लें यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्योंकि हम मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर इस रो में कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको नज़र आ रही है तो फिर ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो ये जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल है। तो अब ये देख लें 1000, 1300, 200, 1200 ये वही सोल्यूशन है जो हमने इनिशियली फाइंड किया था। तो यही सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो इससे मज़ीद कोई कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम एक और मॉडल कंसिडर करेंगे। सन रे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। ये कोई कंपनी है सन रे, ये ट्रांसपोर्ट करती है सिलोज से ग्रेन को मिल्स पे ट्रांसफ़र करती है। सिलोज क्या होते हैं? आप ये समझे कि बहुत बड़े बड़े ये होते हैं स्टोरेज की जगह होती है जहाँ ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। यूजली वीट आप कह लें या राइस कह लें या कॉर्न कह लें, जो भी आपकी ग्रेन है। तो अब ये सिलोज में आपके ग्रेन पड़ी हुई है, इसको मिल्स में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो यहाँ स्टोर हुआ हुआ है, ये इससे मिल्स को ट्रांसफ़र करना है। तो सिलो 1 के ऊपर अब इसको क्या कहें? 15 टन्स कह लें, टन्स कह लें, इसको मीट्रिक टन्स कह लें, जो भी। तो सिलो 1 के ऊपर 15 मीट्रिक टन सप्लाई की लेट्स से गुंजाइश है। सिलो 2 के ऊपर 25 हैं, सिलो 3 के ऊपर 10 है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखी हुई है पर मीट्रिक टन। सिलो 1 से मिल 1 पे 10 पर मीट्रिक टन है और इसी तरह ये सब कॉस्ट लिखी हुई है। जो डिमांड है मिल 1 की वो 5 मीट्रिक टन है, मिल 2 की डिमांड है 15 मीट्रिक टन, मिल 3 की डिमांड है 15 मीट्रिक टन और मिल 4 की डिमांड है 15 मीट्रिक। देखें ये प्रॉब्लम बैलेंस है, 15 + 15 ये 45 50 हो गया और ये 25 25 ये 50 हो गया। तो टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपने लिखना है पहले सबसे। ये प्रॉब्लम है क्या? इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स कितने होंगे इसमें? 3 सिलोज हैं तो M3 है और N जो है वो 4 है। तो 3 × 4 वेरिएबल्स हैं, 12 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशंस कितनी होंगी? 3 + 4 7 और 3 + 4 7 में से एक डिपेंडेंट होगी ना इक्वेशन। तो टोटल बेसिक वेरिएबल्स जो हैं टोटल वो हो जाएंगे 6। ठीक है, 12 इक्वेशन है, 6 बेसिक वेरिएबल्स हैं। 12 वेरिएबल्स हैं, 12 में से 6 बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा चलें इसको देखते हैं। इसकी इक्वेशंस पहले लिखने की कोशिश करें, इसका मॉडल बनाएं। इसका मॉडल क्या आएगा? सबसे पहले ये x11 है, ये x12 है, इस तरह। तो आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा z = 10x11 + 2x12 + 20x13 + 11x14 + 12x21 + 7x22 + 9x23 + 20x24। ठीक है, इसी तरह एक और रहेगी + 4x31 + 14x32 + 16x33
और प्लस 18x34। ठीक है, ये आपका कॉस्ट फंक्शन है जो आप ये सप्लाई और डिमांड के लिए यूज़ करेंगे। ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, इसको मिनिमाइज़ करना है ना, इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब इसकी कॉन्स्ट्रेंट्स भी चाहिए। कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन सी हैं, अब इसको आप देख लें अच्छी तरह। कॉन्स्ट्रेंट क्या हैं, सप्लाई की कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर डिमांड की कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। डिमांड की कॉन्स्ट्रेंट और सप्लाई की कॉन्स्ट्रेंट्स। सप्लाई की कॉन्स्ट्रेंट ये है कि 10 टाइम्स x11 प्लस, सॉरी ये इसमें कॉस्ट नहीं होगी, सप्लाई की जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें, सॉरी इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14, दिस शुड बी इक्वल टू 15। टोटल का सम 15 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए ये क्या है, ये x12 है, सॉरी x21 है, x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x क्या हो जाएगा 33, दिस शुड बी इक्वल टू 25। इसका सम 25। इस तरह आप बाकी भी कॉन्स्टेंट्स लिख लें, ये भी मैं लिखता हूँ दोबारा से, ये कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे, लेकिन ये आपके पास मॉडल है, इसका आपने इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आपने इसको फाइंड करना है। अच्छा, अब जब इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे होते हैं तो इसमें कॉस्ट को आप कंसिडर नहीं करते ना। अगर नॉर्थ वेस्ट आप कॉर्नर मेथड लगा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाना हो, तो अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपने लगा दिया तो उसमें आप कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। तो उसके लिए कॉस्ट कंसिडर अगर नहीं करेंगे तो बेसिकली आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से इसको क्या कहेंगे, M1 कह देता हूँ, मिल 1, मिल 2 है, मिल 3 है, मिल 4 है, और सिलो 1 है, सिलो 2 है, सिलो 3 है, और टोटल सप्लाई और डिमांड भी लिख लें। टोटल सप्लाई 15, 25, 10, 15, 25, 10, और टोटल डिमांड है 5, 15, 15, 15। ठीक है, टोटल डिमांड है 5, 15, 15, 15। ठीक है, तो ये डिमांड भी पता है और जो आपके पास टोटल सप्लाई है वो भी पता है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या कहता है, ये इस इनिशियल कॉर्नर से स्टार्ट करें। अच्छा, इस कॉर्नर से स्टार्ट कर देते हैं हम। ये जो सप्लायर है ना पहला, इस सप्लायर की मैक्सिमम पॉसिबल जितनी आप असाइन कर सकते हैं ना उस कॉर्नर में उतनी असाइन कर दें। अब इसकी टोटल डिमांड ही 5 है, तो यहाँ से 15 में से इसको मैं 5 ही असाइन कर देता हूँ। अब इसी सप्लायर के अलॉन्ग जाएं आप, इस सप्लायर के अलॉन्ग आप जाएंगे तो अब नेक्स्ट जो है ना उसको मैक्सिमम पॉसिबल असाइन कर दें, उसको आपने असाइन कर दी 10। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब कुछ भी असाइन नहीं हो सकता, ये ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसके बाद इसके पास सप्लाई की और मज़ीद गुंजाइश नहीं है। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हम फाइंड करें। ओके, अब इसमें आप देखें कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ये जो आपकी डिमांड है ये अभी पूरी नहीं हुई ना, तो इस डिमांड के अलॉन्ग आप आ जाएं। तो अब यहाँ से जो मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड है वो यहाँ फुलफिल कर दें, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेकंड सप्लायर की बात हो रही है। सेकंड सप्लायर जो है यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो गई है। अब 5 है, यहाँ 5 हो गया। अब जो सप्लायर है उसके पास बाकी 20 अभी सप्लाई की कैपेबिलिटी है, तो इसको मैक्सिमम पॉसिबल असाइन करूँगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, अब ये 10 और प्लस 5 15 हो गया ना, ये इसकी भी पूरी होगी, इसकी भी कैपेबिलिटी पूरी होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके पास बाकी अभी कितने बचे हैं, इसके पास 5 बचे हैं, तो ये 5 इसको असाइन कर दें। इसके अलावा तो कुछ नहीं असाइन कर सकते, इसको ये 10 असाइन हो जाएगा। तो ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया। तो ये आपका एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आपको पता चल गया। बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या हैं, x11 वो है 5, दूसरा बेसिक वेरिएबल क्या है x12 वो है 10, और फिर उसके बाद x22 वो है 5, और x23 वो है 15,
और x है, x आपके पास हो गया 15 है, और फिर 2 4 है, 2 4 है 5, ठीक है, और फाइनली x 3 4 है 10, ठीक है। ये आपका एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन हमें चाहिए था, एक इनिशियल सॉल्यूशन, वो हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये आप इसको चेक कर लें, ये आपकी सारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब दो रास्ते हैं आपके पास, इसको चेक करना है कि ये आपके पास सिंप्लेक्स टेबल में पुट करके देखेंगे ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। अगर तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ठीक है, अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। तो ये 12 इसमें वेरिएबल्स हैं और 6 बेसिक हैं, तो अगर आप इतना बड़ा सिंप्लेक्स टेबल बनाना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम यूजुअली इतना बड़ा सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनाते हैं, एटलीस्ट बाय हैंड जब कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं तो तब नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर से किसी सॉफ्टवेयर से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर बना लें, फिर आपको इतनी और किसी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आपने बाय हैंड करना है तो फिर ये कंप्यूटेशंस थोड़ी सी टफ हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में कुछ चीज़ें हमने लर्न की थी, उसी पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस के को यूज़ करते हुए हम इसके जेड रो फाइंड करते हैं। जेड रो से पता चलता है ना कि जेड वाली रो में इनके क्या कोफिशिएंट्स हैं, उससे हमें पता चलेगा नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स जो हैं इनके ज़ीरो होने चाहिए ना। बेसिक वेरिएबल्स के जेड रो में कोफिशिएंट्स ज़ीरो होते हैं, तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं जेड रो में, उससे हमें पता चलता है कि ये सोल्यूशन फिजिबल जो ऑप्टिमल है या नहीं, और फिर उसी से हमें पता चलता है कि लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली हम ये भी डिटरमिन करेंगे कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, तो वहां से हमें पता चलता है कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, और फिर हम ये भी डिटरमिन करेंगे कि लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा। तो अब आपको पता है कि जेड रो की कैलकुलेशंस हमने पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में की थी ना, कि हम डुअल प्रॉब्लम में जाते हैं, जो भी आपने वेरिएबल कैलकुलेट करना होता है उसकी कांस्टेंट देखते हैं डुअल में जाके, उसकी कांस्टेंट को ले लेते हैं और उसमें से आप उसकी जो जेड रो कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने ये करना होता है। अब हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम की वो हमें चाहिए, और कांस्टेंट्स आपको चाहिए किसकी, जो आपका प्रॉब्लम है डुअल प्रॉब्लम है उसकी कांस्टेंट चाहिए। तो उसको सॉल्व करके जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो आप फाइंड कर लेंगे। तो अब ओरिजिनल प्रॉब्लम की कांस्टेंट्स आपको चाहिए, वो हैं x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14, बेसिकली ये आ रहा है x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इक्वल टू समथिंग। दूसरी है x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 इक्वल टू, और फिर इसके बाद x31 प्लस x32, ठीक है ना, प्लस x33 प्लस x34 इक्वल टू, और x41 तीन ही होंगी ना, तीन ही कॉन्स्टेंट्स होंगी इसकी, ठीक है। और 15, 25 और 10 है ये इक्वल टू जो है 15, 25 और 10, ठीक है। अच्छा चलें, बाकी अब कांस्टेंट्स आपने बनानी है, जो आपकी बाकी कांस्टेंट्स हैं वो आपके कॉलम्स के रिस्पेक्ट से होंगी। तो x11 प्लस x21 प्लस x31, 11 21 31, x11 x21 x31 तीन ही है इक्वल टू समथिंग, फिर होगा x21 प्लस x22, ठीक है, कॉलम्स में चेंज हो रही हैं तो 1 2 होगा ये, ठीक है। सेकंड कॉलम ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x12 x22 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस x थर्ड रो सेकंड कॉलम इक्वल टू, फिर x कितने कॉलम्स हैं इसके, 4 कॉलम्स हैं। सो x12 x13 प्लस x23 प्लस x33 ये होगा ना, ठीक है, थर्ड रो। फिर फाइनली यहाँ पे हो जाएगा x14 प्लस x, ठीक है, 14 24 x34
इक्वल टू, ये भी यहाँ इक्वलिटी के साइन के बाद की वैल्यूज लिख लेना आप, ये हो जाएंगी 5, 15, 15, 15, ये 5 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15, राइट। सो इसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा ना, ज़ाहिर ये कॉन्स्टेंट्स होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा। ओके, तो अब आपको ये पता है कि इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, वो इसके कॉस्ट फंक्शन होंगे ना। तो अगर आप ये देखें, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इससे आपके पास 6 इक्वेशंस बन जाएंगे ना बेसिकली, राइट। सो इसकी डुअल प्रॉब्लम जो है, उसकी कॉन्स्टेंट अगर आप कंसिडर करेंगे ना, तो इस तरह की कॉन्स्टेंट आएंगी, ये आपने खुद करना है। तो ये हो जाएगा ui प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। तो ये वेरिएबल्स होंगे बेसिकली। तो आपने अगर वेरिएबल लेट्स से एक्स आई जे की कैलकुलेट करना है ना, जेड इक्वेशन का कोफिशिएंट, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपल होगा। इसके कोफिशिएंट को आप अगर कहते हैं सी आई जे बार, तो वो उसका रिड्यूस्ड जो कॉस्ट होगी ना, वो अगर आपने कैलकुलेट करनी है, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। ये उनका डिफरेंस जैसे पहले होता था ना, उसी तरह बिल्कुल इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे आप एज इट इज़, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी आपके बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, उनकी रिड्यूस कॉस्ट 0 होती है। ऐसे ही है ना, जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनकी रिड्यूस कॉस्ट क्या होती है, 0 होती है। तो इससे आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कैसे, अगर बेसिक वेरिएबल्स आपको पता है, यहाँ पे हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, x11 फॉर एग्जांपल बेसिक वेरिएबल। तो x11 के लिए अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा ना, तो वो हो जाएगी u1 प्लस v1 माइनस सी आई जे। तो x11 की कॉस्ट क्या है, x11 की कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी इसमें, ये x11 की कॉस्ट है 10। तो इसको देख लें, तो यहाँ पे अगर मैं -10 करूँगा ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल है ना। तो z वाले कॉलम में बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। एक आपको ये इक्वेशन मिल गई, तो ये बेसिकली आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर उसके बाद x11 के बाद बेसिक वेरिएबल कौन सा है, x12 है, ठीक है। x12 है, तो इसकी कॉस्ट भी आपको चाहिए। x12 की कॉस्ट क्या आ रही है, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 इसकी कॉस्ट है, ठीक है, आसान है ये। 2 इसकी कॉस्ट है, तो 1 u1 प्लस v2 शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है, आसान है। x1 इसके बाद जो बेसिक वेरिएबल है x22 है, x22 के लिए हो जाएगा u2 प्लस v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी इसकी कॉस्ट है, क्योंकि ये सब 0 के इक्वल ना, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 7 इसकी कॉस्ट है 7। अच्छा, इसके बाद वाला बेसिक वेरिएबल भी ज़ाहिर चाहिए। सो 2 3 और 2 4 दोनों बेसिक वेरिएबल्स हैं, x23 और x24 ये दोनों बेसिक वेरिएबल हैं। तो u2 प्लस इसको आप सॉल्व करें, u2 प्लस v3 इज इक्वल टू समथिंग एंड u2 प्लस v4 इज इक्वल टू समथिंग। तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास बेसिक वेरिएबल हैं। एक और है x34। x34 के लिए आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा u2 u3 प्लस v4 इक्वल टू समथिंग। अच्छा, ये करना है आपने 2 3 2 4 के कॉस्ट क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 9 और 20, ये 9 है, ये 20 है, और 3 4 की कॉस्ट क्या है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 18 कॉस्ट है। अच्छा, अब ये देखें, ये कितनी इक्वेशंस होगी, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन है। अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 अननोन्स है। 6 इक्वेशन है और 7 अननोन्स है, ठीक है। तो एक की वेरिएबल की वैल्यू आर्बिट्रेरी होगी ना, तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम हमेशा इस मेथड में ये करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं 0। 6 इक्वेशन है, 7 अननोन्स में, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आर्बिट्रेरी होगी। लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है सिंपल इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं आर्बिट्रेरी ले लूँ, तो उसको मैं कहता हूँ u1 इज इक्वल टू 0। जो वेरिएबल आर्बिट्रेरी है उसकी वैल्यू अगर 0 ले लूँ, तो यहाँ से मिलेगा v1 इज इक्वल टू 10। तो u1 अगर 0 है तो v1 10 हो गया। अब u1 0 है तो v2 क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
2, फिर V2 2 है तो U2 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, U2 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है U2 प्लस V3। U2 आपके पास 5 है तो V3 हो जाएगा 4, V3 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद U2 हमें पता है V4 इसके बाद मिलेगा हमें, U2 की वैल्यू 5 तो V4 हो जाएगी 15, ठीक है। और इसके बाद U3 की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन V4 की पता है तो U3 हो जाएगी, U3 हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज मिल गई मेरे पास, U1 इक्वल टू 0, U2 इक्वल टू 5, U3 इक्वल टू 3, V1 इज इक्वल टू 10, V2 इज इक्वल टू 2, V3 इज इक्वल टू 4 और V4 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें तो ये तो हमें पहले पता था ये 0 है। अब जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके हमने कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं ना, ये हमारे पास मेन एम था कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। अच्छा, अब ये वैल्यूज जो है ना ये हमें हेल्प करेंगी कि उन नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने में। अच्छा, अब इनको हमने कैलकुलेट करना है तो देखते हैं, एक नॉन बेसिक वेरिएबल ले लेते हैं हम। x11 बेसिक है तो x12 भी बेसिक है, x13 पहला मिलेगा आपको जो नॉन बेसिक है। ओके, सो नॉन बेसिक वेरिएबल जो पहला आपको मिलेगा वो है x13, ठीक है। x13 के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका आपने रिड्यूस कॉस्ट फाइंड करनी है तो C13 डैश, जो रिड्यूस कॉस्ट z का कोफिशिएंट है इसका, जो आप आइट्रेशंस करने के बाद जो z का कोफिशिएंट आएगा ये वो है। तो C13 क्या आ जाएगा, U1 प्लस V3 माइनस इसकी जो कॉस्ट है, C13 की कॉस्ट क्या है, C13 की कॉस्ट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 20, इसकी कॉस्ट है 20। अब वैल्यूज इसमें पुट करें, U1 की वैल्यू 0 है, ओके, U1 की वैल्यू 0 होगी, प्लस V3 की वैल्यू क्या है, V3 की वैल्यू आपको पता है 4 है, 4 माइनस 20 तो ये माइनस 18 नहीं होगी, सॉरी माइनस 16 हो गई है, ठीक है, माइनस 16। चलें, ये वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलें, इसके बाद आगे नेक्स्ट नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा है, नेक्स्ट नॉन बेसिक वेरिएबल है आपके पास C13 हो गया, X13 हो गया, X14 क्या है, X14 आपके पास हो जाएगा C14 प्राइम, इसका हो जाएगा क्या है इसकी वैल्यू, U1 प्लस V4, तो ये माइनस इसका हो जाएगा C14 का कोफिशिएंट क्या है, C14 11 है, ठीक है। तो ये आपके पास 11 आ जाएगा और U1 0 है, 0 प्लस V4 की क्या वैल्यू है, V4 की वैल्यू है 15, ये हो जाएगी 15 माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, X14 के बाद आपके पास X21 के बारे में आप देखें, X21 बेसिक है कि नहीं, X21 बेसिक नहीं है, X21 नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो X21 की वैल्यू देख लें, C12 बार इज इक्वल टू U1 प्लस सॉरी U2 प्लस V1 माइनस जो इसकी कॉस्ट है 12 की 12, ठीक है, माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा, U2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, U2 की वैल्यू है 5 माइनस V1 की क्या वैल्यू है, V1 की वैल्यू 10 माइनस 12, तो माइनस 22 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा, माइनस 22 है प्लस 5 है तो ये 5 माइनस 17 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, X31 शायद नॉन बेसिक वेरिएबल है, नेक्स्ट X31 है, ठीक है। X31 की कॉस्ट क्या है, X31 की कॉस्ट है 4, X31 की कॉस्ट इनिशियल है C31 डैश इज इक्वल टू U3 प्लस V3 माइनस 4 है, सॉरी इसकी कॉस्ट है 4, ठीक है। चलें, इसकी 4 अगर कॉस्ट होगी तो U3 और V3 की वैल्यूज इसमें पुट करें, U3 है 3 और 4, 3 प्लस 4 माइनस 4, तो ये पॉजिटिव 3 आ जाएगा, ठीक है।
फिर x32 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x33 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये C32 बार हो जाएगा और C33 बार हो जाएगा। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करें, देखें क्या आएगा। अच्छा, C32 हो जाएगा U3 प्लस V2 माइनस समथिंग, और ये हो जाएगा U3 प्लस V3। सो 32 और 33 की कॉस्ट देख लें। 32 की कॉस्ट है 14 और फिर 16, ये 14 है और ये 16 है। इसको पुट करके देखें, U3 और V2, U3 है 3 और V2 है 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 माइनस 14, 5 माइनस 14 क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, U3 और V3, U3 है 3 और 4, ठीक है, 3 प्लस 4 -16 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -12 प्लस 3, ये भी -9 आ रहा है। ठीक है, U3 और V2 और U3 और V3, 3 प्लस 4 7। ठीक है, चलें, ये आपके पास कॉस्ट आ रही हैं, Z कोफिशिएंट्स आ रहे हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स के। राइट, सो इनको देख लें ज़रा एक नज़र प्लीज़। ये ठीक है, ये -16 आ रहा है, ठीक है, ये 0 15 4 आ रहा है, ये 5 -10, ये +10 होना चाहिए, 15 ये +3 हो जाएगा। ठीक है, ये +3 हो जाएगा, यहाँ पे ये +3 है। ठीक है, चलिए +3 अगर ये हो जाए, इसको देख लें, ये U3 और V3 की वैल्यूज़ दोबारा से चेक कर लें। U3 और V3 सॉरी, ये 3 1 है तो ये V1 होना चाहिए ना, तो ये 10 है, सॉरी 13 माइनस 4, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक लग रही। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये -16 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, +9 आ रहा है, -9 अगर ये Z के कोफिशिएंट्स हों, अगर ये Z के कोफिशिएंट्स हों आपके नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग, जो आप लेट्स से फर्स्ट आइट्रेशन के बाद आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है या ऑप्टिमल नहीं है। जाहिर है ये Z के कोफिशिएंट्स है, अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के, बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स तो 0 हो गए, ये अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के Z के कोफिशिएंट्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसमें अगर मिनिमम का प्रॉब्लम है, तो अगर इसमें एक भी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो इसमें तो 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो आपके पास ये सोल्यूशन फिर ऑप्टिमल नहीं है। तो फिर आप इसमें से देखेंगे कि जो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो x31 की वैल्यू है ये 9 है, 9 है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ये आपका एंटरिंग वेरिएबल है। ठीक है, ये एंटरिंग वेरिएबल आपने डिटरमिन कर लिया। अब आप यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि Z रो कोफिशिएंट्स आर रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये Cij बार क्या है, Ui प्लस Vj माइनस Cij। ठीक है, और ये बेसिक वेरिएबल्स के लिए आपने सब वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए नहीं, लेकिन वो 0 होती हैं, उसी से हमें वैल्यूज मिलती हैं जिससे हम ये बाकी कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप बेसिक वेरिएबल्स के लिए कर लेते हैं तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए सब के लिए वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके Z रो के कोफिशिएंट्स हैं। फिर आपने चूज द एंटरिंग वेरिएबल, इसमें से एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, जिसकी Z रो में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो आपका एंटरिंग वेरिएबल है। तो पहले आपके जो बेसिक वेरिएबल्स थे उनमें आपने x31 को अब ऐड करना है ताकि सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल हो जाए। अब आपने इसको अगर ऐड करना है अपने बेसिक वेरिएबल्स के अंदर, तो किसी एक को लीव भी कराना है। तो अब ये जो वेरिएबल लीव करेगा, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपने थोड़ा केयरफुली देखना है कि अब कौन सा वेरिएबल इसमें से लीव करेगा तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इसका जो लीविंग वेरिएबल है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इसका एंटरिंग वेरिएबल आपने डिटरमिन कर लिया, x31 है। आपने अब इसका क्या करना है, डिटरमिन इसका लीविंग वेरिएबल डिटरमिन करना है। ठीक है, लीविंग वेरिएबल आप कैसे डिटरमिन करेंगे, ये मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है, ये इसमें ये आप बेसिकली बना लें 1 2 3 कितने आपके कॉलम्स थे, 4 कॉलम्स थे शायद, जो ओरिजिनल आपका 4 कॉलम्स थे और 3 रोज थी। ठीक है, ये बना लेते हैं और इसको देखते हैं फिर 1 2 3 रोज हैं। ठीक है, अब इसमें जो इनिशियल हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो हैं ये आपको पता है x11 है ये वाला ना, तो ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो बेसिक सोल्यूशन इसमें आप लिख लें। बेसिक सोल्यूशन आपका है बेसिक सोल्यूशन है x11 इक्वल टू 5, x12 इक्वल टू 10, ये आ जाएगा x11 इक्वल टू 5। ठीक है, और फिर इसके बाद आप कहाँ गए थे, x12 इक्वल टू 10 था। ठीक है, ये आपका बेसिक सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। x22 इक्वल टू 5 है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, x22 इक्वल टू 5 है। यहाँ पे अब नेक्स्ट आप गए थे तो फिर है 2 3 15 है, 2 4 5 है, ये 15 है, ये 5 है। तो ये है क्या, ये x23 है और ये x24 है। ठीक है, और ये वाला नेक्स्ट आपका है 3 4, ये था शायद 10। ठीक है, ये 10 है। अच्छा, ये 10 है आपके पास। आपको पता है यहाँ सब जो डिमांड है वो 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, और आपकी जो सप्लाई है वो भी आपको पता है ना, सप्लाई है 15 25 10, यहाँ पे 15 25 और 10। ठीक है, अच्छा चलें, अब ये आपका जो है ना, ये नया बेसिक वेरिएबल हो गया। इनमें से एक को आपने कैंसिल करना है। ये नया बेसिक वेरिएबल है, ये x है 1 3। ठीक है, ये x31 है, ये आपका नया बेसिक वेरिएबल। इसको आपने इंक्लूड करना है, इनमें से एक को आपने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब आप कैसे एक्सक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड आप ऐसे करेंगे कि x31 की वैल्यू आप चेक कर लें, इसमें इसको आपने कुछ ना कुछ तो असाइन करेंगे ना। अगर ये बेसिक वेरिएबल आप बना रहे हैं नया, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आप इसको असाइन करेंगे। कुछ ना कुछ वैल्यू आप कितनी असाइन करेंगे इसको, आप इसको वैल्यू लेट्स से असाइन कर रहे हैं, थीटा असाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई वैल्यू आप असाइन करें x31 इक्वल टू थीटा, जितने आप इसमें से जो चीज़ें हैं जितनी यहाँ से आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका थर्ड सिलो है उससे फर्स्ट मिल के ऊपर आप थीटा जो टन्स ऑफ वीट है या थीटा टन्स ऑफ ग्रेन है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो x31 थीटा हो गया। अब आपने करना ये है कि आपने एक क्लोज लूप बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का, जो आपने इस क्लोज लूप बनाना है, इसी से स्टार्ट होगा और इसी पे फिनिश होगा, और आपके जो सिर्फ ये जो बेसिक वेरिएबल है इसको ज्वाइन करेगा, इसके अलावा नॉन बेसिक वेरिएबल को ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, आप ये करेंगे तो ये पहली जो हॉरिजॉन्टल रो है, आप या इस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ, दोनों तरफ एक ही बात है। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से आप फिर इस तरफ जाएंगे ऊपर, इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे आप फिर यहाँ पे आएंगे इस तरफ। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से फिर नीचे इस तरफ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये जितने भी है ना, एक में से ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं जितने, इनमें से एक में से सब्ट्रैक्ट कर दें और थीटा, और एक में अल्टरनेटिवली ऐड कर दें। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, लेट्स से 10 या इसमें ऐड कर दें फॉर एग्जांपल। ओके, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, आपकी मर्जी है। तो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें फिर ऐड कर दें 5 प्लस थीटा। ये जो नेक्स्ट नोड है इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 10 में ऐड कर दें और ये 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि ये जो नई आप सप्लाई कर रहे हैं ना, अगर थीटा इसको दे रहे हैं तो बाकी सब में से आप कुछ ना कुछ माइनस करेंगे ना, तो ये थीटा उन बाकी सप्लाईज में से माइनस करेंगे, तो इनमें से किसी एक सप्लाई में से ये माइनस होगा, तब आप थीटा इसको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो अब आपको ये पता है कि ये सारी की सारी सप्लाईज जो हैं वही नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव अगर होंगी तो आप क्या करेंगे, इससे ये होगा कि ये 5 माइनस थीटा जो है, यहाँ पे आप देखें
5 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर दूसरे भी 5 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 प्लस थीटा तो वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 10 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल। अब इस रो में अगर आप देखें 5 माइनस थीटा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगा तो अगर यहाँ पे थीटा 0 अगर 5 लेंगे आप तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे थीटा 5 लेते हैं तो ये 10 माइनस थीटा जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और इस रो में फिर 10 माइनस 5 जो है उसके साथ ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस रो के अंदर डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 के अलावा कुछ और लेते हैं तो यहाँ पे आप 5 के अलावा कुछ और लेते हैं 3, तो 3 ले लें आप, तो उसके केस में आपके पास फिर यहाँ पे 10 माइनस 3 हो जाएगा, और फिर ये 7 आ जाएगी यहाँ पे डिमांड, ठीक है। तो आपने 5 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसकी कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, 10 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ से और कॉन्स्टेंट्स हैं 5 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 5 प्लस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब के सब जो हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और 10 प्लस थीटा जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे थीटा जो है इक्वल टू 5, ठीक है, जो इसकी हमारे पास आ जाएगी, जो कांस्टेंट है उसमें थीटा इज इक्वल टू 5 अगर हम लेंगे तो थीटा इक्वल टू 5 लेंगे तो ये आपको ये पता चलेगा कि इन सब में से मैंने थीटा सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये x11 जो है ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह x22 भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू 5 लेता हूँ तो ये दो क्वांटिटी 0 हो जाती हैं, और मैं थीटा इक्वल टू 5 को मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो इसको बेसिक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो जितना मैं मैक्सिमम पॉसिबल बेसिकली ले सकता हूँ। तो थीटा इक्वल टू 5 मैंने ले लिया, थीटा इक्वल टू 5 ले लिया, तो इसमें ये x11 भी 0 हो जाएगा, x22 भी 0 हो जाएगा। तो अब आपने जो लीविंग वेरिएबल होगा आपका, जो आपका लीविंग वेरिएबल होगा वो इनमें से एक होगा, आर्बिट्रेरी चूज कर लें, जिनकी आपकी सप्लाई 0 हो जाती है वो अब आपका बेसिक वेरिएबल नहीं रहेगा। तो x11 को चूज कर लें, लेट्स से x11 आपका लीविंग वेरिएबल है, x11 आपका लीविंग वेरिएबल, ठीक है। x11 अगर आपका लीविंग वेरिएबल है ना, तो फिर नेक्स्ट आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या बनेगा, x11 नहीं है, अब x12 हो जाएगा 15, x22 0 हो जाएगा, x23 आ जाएगा 15, ठीक है, x24 आ जाएगा 10, x34 आ जाएगा 5, और x31 आ जाएगा 5। ये आपका नेक्स्ट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, ये सारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। अब इस सोल्यूशन को चेक करना आपने, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, वही जिस तरह z रो कोफिशिएंट्स पहले कैलकुलेट किए थे अब दोबारा कैलकुलेट करने। अगर ये सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तो स्टॉप करेंगे, अदरवाइज दोबारा इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, और फिर दोबारा से आपने एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल डिटरमिन करना है, और फिर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे प्रोसेस को, तो इन द एंड आपका जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैंने जल्दी में किया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास लिमिटेड था। इसकी एग्जांपल मैं इंशाल्लाह आपके लिए नोट्स में करूंगा कि इसको कैसे करना है, तो वहाँ से आपको होपफुली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको थोड़ा सा आपके कोर्स का ओवरव्यू देना है, फिर मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अब एक कोर्स में अब 10 मिनट्स बचे, तो 10 मिनट्स में इसका ओवरव्यू करके तो फिर इंशाल्लाह इसी में समरी और सब कुछ इंक्लूड करके हम इस कोर्स को फिनिश करते हैं। हमने कोर्स को स्टार्ट किया था काफ़ी देर पहले, अब हमारे पास 32 लेक्चर हो गए हैं जो हम फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स हमने कहा था कि हमने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना होता है। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव को आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगी उसमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करनी है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने बेस्ट पॉसिबल डिसीजन करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या किसी चीज़ को मिनिमाइज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सोल्यूशन आपका किसी कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है या किसी कॉन्स्टेंट के बगैर हो सकता है। तो आपका या तो अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है या कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्स्टेंट्स हों तो वो कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर कॉन्स्टेंट्स ना हो तो अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर आपके पास जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको जब भी आपके पास कोई
रियल लाइफ का प्रॉब्लम होता है उसको ज़्यादातर केसेस में हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हम हर प्रॉब्लम का अपना एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। तो जब हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल आ जाता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम की ट्रांसलेट हो जाती है आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस में, फिर हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और फिर उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है बेसिकली इट्स नॉट अ साइंस, ये आर्ट है, लेकिन हम जब उसको प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हम वो जो डिसीजन मेकिंग का आर्ट है उसको मोर साइंटिफिक कर रहे हैं, मोर प्रिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करनी कैसे हमने। अगर आपके पास अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो, वन वेरिएबल का फंक्शन हो, तो फिर आप कैलकुलस की ऑप्टिमाइजेशन हमने स्टडी की कि आप फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। ठीक है, फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए फंक्शन का, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो, कंटिन्यूस भी हो, फिर उसका रिलेटिव मिनिमा भी हम फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की भी हमने बात की थी। इसी तरह फिर हमने इसी थ्योरी को टू वेरिएबल्स में कंटिन्यू किया। अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन हो, टू वेरिएबल्स का फंक्शन हो, तो हम फिर उसको भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। कंटिन्यूस होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर इसी तरह थ्री वेरिएबल के फंक्शन में भी इसी तरह की बात हम कर सकते हैं, इसी तरह की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। फिर हमने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट किया कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अगर आपके पास फंक्शन हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो लेट्स से, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, वो भी कंटिन्यूस हों और उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हों हमारे पास, तो हम उन कॉन्स्टेंट्स को लेग्रांज मल्टीप्लायर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हमने डिफरेंट वर्जन देखे थे। एक अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, दो इक्वालिटी कांस्टेंट्स हों, फिर इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स हों, मिक्स कांस्टेंट्स हों, सब की सब कांस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की हम बात कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड था, काफ़ी पावरफुल मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूस अक्सर नहीं होते, डिफरेंशिएबल भी नहीं होते, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे केस में हम फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ डायरेक्ट सर्च मेथड्स हमने स्टडी किए। फिर डायरेक्ट सर्च मेथड में क्या था, आपने तीन मेथड्स हमने उसमें देखे थे। तीन मेथड्स में आपने बेसिकली एक 2 पॉइंट सर्च था जिसको हम डाइकोटमस सर्च भी कहते हैं। इसी तरह फिर फिबोनाची सर्च था और गोल्डन रेशियो सर्च था। इन तीन मेथड से हमने सिर्फ फंक्शन को लेके उसी के बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज को सर्च करके हमने उसका मैक्सिमा मिनिमा ढूंढ लिया था। तो ये फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जस्ट आपको सर्च करना है कि उसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है, तो फंक्शन की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने इसी तरह फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा सर्च के मेथड से, अगर मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसके लिए हमने फिर ग्रेडियंट मेथड की बात की थी, स्टीपेस्ट असेंट और स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड की बात की थी। तो उसको भी हमने स्टडी किया कि उसके थ्रू हम कैसे इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्च मेथड्स हो गए। फिर उसके बाद हमने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, अगर उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हों, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, खुद फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसकी सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स लीनियर हों, अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन हो तो फिर हमारे पास उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करना है। तो कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं, अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम का हो लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए, शुरू में हमने ये कहा था। फिर अगर मिनिमम प्रॉब्लम हो तो सारी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू की होनी चाहिए, ये इनिशियल था हमारे पास। फिर इसको ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया। ग्राफिकल मेथड हमने ग्राफ बनाया कांस्टेंट के, जो देखे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रही है उस कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन से। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कांस्टेंट्स का, तो हमें उसका फिजिबल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन में से हम सबसे बिगेस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू वो ढूंढ लेते हैं, वो हमारे पास मैक्सिमा होता है। ठीक है, फिर हमने कॉर्नर पॉइंट सर्च की बात की। आप अपना फिजिबल रीजन बनाएं, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपका मैक्सिमा मिनिमा होगा, उस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर लेना, आपको उसका फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगा, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, ये दो मेथड हमने बात की। फिर हमने कॉन्वेक्स सेट्स की बात की। कॉन्वेक्स सेट्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स सेट्स का लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या लीनियर
कॉन्स्टेंट्स और लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपस में रिलेशन है, उसकी थोड़ी सी बात की हमने। फिर हमने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली सिंप्लेक्स मेथड पे, जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे पावरफुल मेथड है, और यही मेन मेथड है जो हम यूजुअली हमेशा यूज़ करते हैं। और इवन हमारे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को भी हम कोशिश करते हैं किसी तरह लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाएं, जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है उनको कन्वर्ट करके उनके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड लगाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड हमने स्टडी किया, उसको काफ़ी डिटेल में देखा, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, फिर उससे हमने मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए और लेस देन इक्वल टू की सारी कॉन्स्टेंट्स थी। फिर हमने उसका डुअल प्रॉब्लम डिस्कस किया। डुअल प्रॉब्लम यह है कि आप मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू की कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट हो जाती है। फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें जो मैक्सिमा मिलता है, एक फंक्शन का ओरिजिनल का मैक्सिमा डुअल का मिनिमा होता है, और डुअल का लेट्स से मैक्सिमा ओरिजिनल का मिनिमा होता है। और मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो भी सिंप्लेक्स की कैलकुलेशन में हमें मिल जाते हैं। तो ये आपके पास सिंप्लेक्स मेथड था इनिशियल। फिर हमने इसका एक वेरिएंट डिस्कस किया जिसको हमने 2M मेथड, बिग एम मेथड कहा था। बिग एम मेथड ये था कि अगर आपके पास मिक्स कॉन्स्टेंट्स हो मतलब लेस देन इक्वल टू की भी हो सकती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की भी, इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं, तो उस केस में फिर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड करते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के थ्रू हम फिर बिग एम मेथड लगा के तो उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, वो भी सिंप्लेक्स मेथड है। तो ये हमारे पास हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, और यहाँ पे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग तकरीबन कंप्लीट कर दी। फिर हमने कहा पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस की बात करते हैं। पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस ये था कि आपने ऑप्टिमाइजेशन एक दफ़ा कर लिया है, कंप्लीट हो गया है सोल्यूशन, अब इसके बाद आप क्या करें कि आपने ऑप्टिमाइजेशन में जो सोल्यूशन फाइंड किया है, वो जो आपका मॉडल है उसमें अगर कोई चेंज आप करते हैं तो आपके सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मॉडल में किस तरह की चेंज हो सकती है। आप एक कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, कांस्टेंट्स की राइट हैंड साइड चेंज कर दें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स चेंज कर दें, ठीक है, उनको कम ज़्यादा कर दें, या फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। तो ये सारे केसेस हमने देखे कि इस केस में हम ऑप्टिमल सोल्यूशन दोबारा से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सारा सिंप्लेक्स मेथड दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो अचीव हो जाएगा। और फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात की। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में हमने ये कहा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जब भी हो तो उसका सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर, उसके वेरिएबल्स होते हैं। हमने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना उसका सीखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट से मेथड से। फिर इसके बाद हमने सिंप्लेक्स जो इसका एल्गोरिदम है, ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम जो सिंप्लेक्स मेथड का एक वर्जन है, उसकी बात की। उसको हमने इतनी डिटेल में नहीं देख सके, आई नो, लेकिन टाइम की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन मैं जब आपके नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे तो उसमें ये इंशाल्लाह डिटेल में होगा, तो उसको आप स्टडी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़ाहिर है आई विल बी हियर टू हेल्प यू, और आपके लेक्चरर्स भी होंगे, वो आपके साथ होंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपने ये कोर्स एंजॉय किया होगा। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक कोर्स है, लेकिन बहुत पावरफुल कोर्स है। इससे आप बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने जिस स्टेज पे आप हमने कोर्स को लेके आए हैं उससे हम बहुत आगे कोर्स को लेके जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कोर्स होता है, लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर हम लिमिटेड काम कर सकते हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते। लेकिन अब चूंकि आपको नो हाउ हो गई है ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स के साथ, तो अब आप अगर आपके पास कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है वो ठीक है, अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग है और वो चाहिए, वो आप किसी भी ऑप्टिमाइजेशन की अच्छी बुक से कंसल्ट करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा ये आपको ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स जो हमने किया है। तो अगर इसको बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर हमने जितना हम कर सके उतना हमने डेफिनेटली उसको करने की कोशिश की। तो आई होप कि आपने कोर्स एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल हुआ। सो आई ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली ट्राइड माई बेस्ट, बट मे बी एज यूजुअल माई बेस्ट
may not be good enough. So hopefully everything would go smooth and fine with you. So in the end, I'll just basically thank you very much to all of you. So the students who have taken this course, and I would look forward to your feedback as and when you can provide me that feedback. So that would be nice. If you provide me feedback, in that way I can improve on this course and make it better. Moreover, you can there might be some mistakes in this course. I can agree with that. I can concur. If there are some let's say calculation mistakes, I do apologize for that. If you notice some mistakes, maybe you can let me know and we can fix them. So these are the kind of things that we can do. In the end, I would like to thank Allah Almighty, who has given me courage and knowledge to complete this course, and I would thank you all for being with me and being very patient and listening through all this course. And I will like to wish you good luck with this course and with your exams and everything. And hopefully you will pass this course and you'll be very, very successful. Thank you very much for your time and attention, and hopefully I'll see you again in some other course. Thank you very much.